अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में जो निबोश का पेपर है जो 4 अक्टूबर को हुआ है, तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्लोजिंग इंटरव्यू होता है ये ज़रूरी होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ। मैंने इस साल में 2-3 बंदे ऐसे देखे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, ठीक है? जो कि जिनका इंटरव्यू अच्छा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और उस इंटरव्यू की बेस पे उनके एग्ज़ाम पे काफ़ी असर पड़ा है। निबोश ने क्लियरली उनको मैसेज किया कि हम आपके इंटरव्यू से सेटिस्फाई नहीं हैं, ठीक है? तो काइंडली अपना इंटरव्यू जो है वो लाज़मी क्लियर किया करें। इसकी वजह से आपके H1 पे असर पड़ता है, आपके एग्ज़ाम पे आपकी मेहनत पे असर पड़ता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये कि जो सिनेरियो है, अगर मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो टास्क 1 है, टास्क 2 है, मैं बारी-बारी स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। आप समझ लीजिएगा तब जाके आप याद कीजिएगा, क्योंकि आप अगर जो है वो पॉइंट्स रट्टा लगा के याद कर दें तो आपको याद नहीं होंगे, ठीक है? अब जिन लोगों ने पेपर किया है उनको तो पता होगा कि कैसे किस तरह का पेपर है। पेपर काफ़ी लेंथी था इस दफ़ा। जो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आगे पार्ट्स में डिवाइड थे और बी पार्ट्स में, ठीक है? अगर क्वेश्चन सिंगल हो ना, मतलब जिसमें एक सिंपल क्वेश्चन हो, हमने उसको एक्सप्लेन करना हो, तो फिर पेपर ईज़ी होता है, ठीक है? तो हमारे काफ़ी पेपर्स थे जो हमने बहुत हमारा अच्छा पेपर हुआ है इस दफ़ा। बहुत ही समझ लें कि जो भी हमने पेपर जो है जो जिसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की है, जो हमने अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी मतलब कि गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, तो काफ़ी अच्छे पेपर इस दफ़ा हुए। लेंथी ज़रूर था, बहुत ही टफ पेपर था, लेकिन ये कि क्वेश्चन जो है वो पेपर अच्छा हो चुका था, ठीक है? तो सबसे पहले जो क्लोजिंग इंटरव्यू है, अच्छा प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसकी वजह से आपके एज वन पे असर पड़ सकता है। और ये आपकी जो आंसर शीट होती है सॉल्व, उसी में से इंटरव्यू पूछा जाता है, ठीक है? और कहीं से भी इंटरव्यू नहीं आता कि आप बताएं कि सेफ्टी का क्या मतलब है, फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, ये नहीं। जो आपने इंटरव्यू पेपर में लिखा होता है उसी के मुताबिक आता है। अब जो जो मैं मेन पॉइंट्स आपके सामने हाईलाइट करने लगा हूँ, आपने ध्यान से देखने हैं, गौर से देखने हैं, आपको सारी समझ आ जाएगी। क्लोजिंग इंटरव्यू हमेशा पेपर के कभी-कभी ये इंस्टीट्यूट्स पे भी डिपेंड करता है, और कभी-कभी जो है वो क्लोजिंग इंटरव्यू जल्दी हो जाता है, कभी लेट होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स का मैंने ऐसा भी देखा है कि एग्ज़ाम के 15 दिन बाद जाके इंटरव्यू होता है, किसी का 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है, किसी का 3। अब आप में से काफ़ी लोगों का इंटरव्यू हो चुका हो, शायद 100 में से तकरीबन 15 या 20% लोगों का इंटरव्यू हो चुका होगा, ठीक है? अभी काफ़ी लोग हैं जिनका इंटरव्यू अभी नहीं हुआ और उनका इंटरव्यू रहता है, तो काइंडली ये देख लीजिएगा। बाकी जिनका इंटरव्यू हो चुका है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आपने एग्ज़ाम दिया है, अच्छा दिया है, बुरा दिया है, जैसा भी आपने दिया वो आपको बेहतर पता होता है। लेकिन ये है कि आपसे इससे आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होगी। सबसे पहला टास्क था, उसमें पूछा गया था इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डीएसओ, ठीक है? डीएसओ जो है ये यहाँ पे डे शिफ्ट मैनेजर जो होते हैं या जो टीम है उसकी बात हो रही है, ठीक है? और यहाँ पे जो एनएसओ है, इस ऑर्गेनाइजेशन जो आई है, ये नेशनल सिक्योर नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक एजेंसी है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, और जो है वो सेफ्टी के बारे में जो मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये एक टीम है, इनका ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी वेल रिप्यूटेड है और काफ़ी फेमस भी है, ठीक है? तो टास्क 1 में पूछता है निबोश, इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या था डीएसओ का? मतलब डीएसओ जो आपको पता है कि वो सीनियर टीम थी और उसको 5 साल का एक्सपीरियंस भी था। तो जिसकी वजह से जो है उनका जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स था वो कैसा था? मतलब आपने यहाँ पे निबोश ये पूछ रहा है कि वो इफ़ेक्टिव था, कैसा था? हमने बताना है, ज़ाहिर सी बात है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डीएसओ वाज वेरी इफेक्टिव एंड एक्सेलेंट। मतलब उन्होंने इमरजेंसी जो एनएसओ के साथ जो नाइट शिफ्ट जो एनएसओ हैं वो कम एक्सपीरियंस वाले थे, उन्होंने 3 महीने पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, ठीक है? उनको कम एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से जो है वो हादसे का शिकार हो गए। उनको ट्रेनिंग भी नहीं प्रोवाइड की गई, इंडक्शन ट्रेनिंग या प्री जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी उनको हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से वहाँ पे अवेयरनेस नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनके साथ हादसा हो गया, ठीक है? तो टास्क 1 में इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डीएसओ वो पूछता है कि उनका सीनियर टीम का जूनियर टीम के साथ कैसा बिहेवियर था जब जूनियर टीम के साथ हादसा हो गया। तो पहला पॉइंट है, दे कॉल्ड एंड लीव अ मैसेज फॉर एनएसओ टू इन्फॉर्म दैट देम अबाउट द हैवी स्नोफॉल एंड डिफ़िकल्ट वेदर टू ड्राइव। वो उन्होंने जो है एनएसओ को इन्फॉर्म करने के लिए उनको कॉल की, मैसेज किया। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे मौसम काफ़ी ख़राब था, तो इस वजह से जो है उन्होंने कोशिश की कि उनको इन्फॉर्म करें कि यहाँ पे मौसम ख़राब है, आप ना आइएगा। आज काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नो फॉलिंग हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे ड्राइव करना मुश्किल है और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना बड़ा टफ है, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है, दे अराइव्ड एट गेट हाउस एंड यूज़ रेडियो एंड मोबाइल फ़ोन टू फाइंड लॉस।
लॉस्ट एनएसओ टीम। जाहिर सी बात है उन्होंने फिर जो डीएसओ है उन्होंने क्या किया, रेडियो और मोबाइल फ़ोन यूज़ किया, जो कि टीम लॉस्ट हो गई थी या जो गुम हो गई थी इस तूफ़ानी जो स्नोफॉल हो रही थी इसमें, वो एनएसओ वाले गुम हो गए थे। वो उनके साथ हादसा हो चुका था और उनको किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो किधर हैं। फिर जो डीएसओ वाले हैं, दे यूज़ देयर कंप्यूटर सिस्टम टू ट्रैक एनएसओ। उनके पास एक कंप्यूटर सिस्टम भी था, ठीक है, लोकेशन ट्रैक करने के लिए, जो टीम्स होती हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं। तो फिर उन्होंने एनएसओ की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किया। फिर उसके बाद उन्होंने आईडी कार्ड जो है वो स्कैन किया और चेक किया, लेकिन इनका पे एक प्रॉपर आईडी स्कैन सिस्टम भी था जिससे पता चल जाता था कि ये इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग एंटर हो रहे हैं ये ऑथोराइज्ड हैं या अननोन है, या मतलब उनकी जो है अननोन पर्सन को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो है वहाँ पे सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स वगैरह या वहाँ पे थे, ठीक है। वैन दे फेल टू फाइंड दैम दे कॉल्ड द एमरजेंसी टीम। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे, ये उनके स्किल्स के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने एमरजेंसी को काफ़ी अच्छी तरह जो है वो टैकल किया। दे उन्होंने क्या किया कि इमरजेंसी टीम यानी एम्बुलेंस को फ़ोन किया प्रोफेशनल हेल्प के लिए। उसके बाद दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड लोकेशन एक्सेस कोड टू इमरजेंसी टीम। उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की जो इमरजेंसी टीम है। अब ज़ाहिर सी बात है जब हादसा हो जाता है, अगर अमेरिका में होता है तो वहाँ पे 911 को जो है वो फ़ोन करते हैं, ठीक है, वो एम्बुलेंस वगैरह या रेस्क्यू वाले आ जाते हैं। पाकिस्तान में ना 1122 हैं, इंडिया में और होगी, किसी सऊदी अरब में, कतर में, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स जो है वो इमरजेंसी रेस्क्यू टीम होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है जो एनएसओ है जो कि सीनियर टीम है, सॉरी डीएसओ, तो उन्होंने क्या किया, दे टेक देयर फर्स्ट एड किट ब्लैंकेट एंड रेडियो, दे फाइंड द एनएसओ टीम एंड दे इमीडिएटली गिव। मतलब जब वो वहाँ पे जो उन्होंने अपना क्या कि अपने साथ एक फर्स्ट एड किट ली, रेडियो लिया और जो है इसके अलावा अपने ब्लैंकेट भी लिए, और वो ढूंढने निकल गए। जब उन्होंने उनको फाइंड कर दिया, उनको देखा, तो वो काफ़ी जो है ना इंजर्ड थे, वो फंसे हुए थे, ठीक है, उनके ऊपर बर्फ़ थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनको जो है स्नो फॉलिंग की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, उनको सीरियस इंजरीज आ गई थी, ठीक है। फिर उन्होंने उनसे बर्फ़ हटाई, ठीक है, दे रिमूव जो है दे रिमूव स्नो फ्रॉम देयर एंड प्रोवाइड ब्लैंकेट, ठीक है, दे गिव ब्लैंकेट टू दैम। उन्होंने उनको ब्लैंकेट प्रोवाइड किया, फर्स्ट एड दी। डीएसओ रिमेन देयर फॉर एनएसओ प्रोवाइड दैम। ये आप उनको 5 6 7 या 8 पॉइंट, 5 पॉइंट लाजमी बताया करें जब आपसे आप जो इंटरव्यू होता है। ये सम टाइम निबोश भी ले सकता है और कम चांसेस होते हैं कि निबोश आपका इंटरव्यू ले, क्योंकि मोस्टली चांसेस में मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूट होता है वही आपका इंटरव्यू लेता है, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। डीएसओ रिमेन देयर फॉर एनएसओ प्रोवाइड देम इमोशनल सपोर्ट। मतलब जब तक वो इमरजेंसी टीम नहीं आई तो डीएसओ वाले एनएसओ वाले के साथ रहे। दे प्रोवाइड रीजनल ऑफिस इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट। उन्होंने जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे आरजीएम था, जो मैनेजर्स थे, उनको भी बताया कि ये इनके साथ हादसा हो चुका है, और उन्होंने मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब टास्क 2 की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे नबोश ये पूछ रहा है, स्ट्रेंथ्स ऑफ द मैनेजिंग रिस्क फॉर दोज वर्किंग एट साइट, ठीक है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जो अप्रोच है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पे, वो कैसी थी, इस ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच कैसी थी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योर नेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एसओज विद गवर्नमेंट लाइसेंस। मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने अपने वर्कर्स को एक गवर्नमेंट लाइसेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई थी। ये एक गुड अप्रोच होगी, आपने याद करना है। 1-to-1 मीटिंग ट्वाइस अ ईयर विद द रीजनल ऑफिसर मैनेजर अबाउट प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी रिसीविंग फीडबैक। इनकी साल में 2 दफ़ा मीटिंग भी ये अटैम्प्ट करते थे एक दूसरे के साथ। उसमें बात होती थी प्रोग्रेस के हवाले से, प्रॉस्पेरिटी रिसीविंग फीडबैक के हवाले से। थर्ड नंबर पे पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। इन्होंने शॉर्ट रेंज जो डिवाइसेस भी प्रोवाइड किए थे, जैसे रेडियो है, मोबाइल फ़ोन है, वगैरह वगैरह। प्रॉपर आईडी चेकिंग सिस्टम था इनके पास, ठीक है, जो कि अननोन पर्सनस को वहाँ पे एंटर होने से रोकता था। मतलब कि इनकी अप्रोच काफ़ी अच्छी थी। ये 4 पॉइंट्स हमारे हो गए। वैसे काफ़ी पॉइंट्स आप इसमें से याद कर लीजिएगा जो आपको ईजी लगते हैं, लेकिन ये कि मेन पॉइंट्स आपने लास्ट में बताने होते हैं। दे इंस्टॉल द इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम विद अ डिजिटल लॉग इफ डाटा नॉट रिसीव। मतलब उन्होंने डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल किया हुआ था, ठीक है। दे हैव फर्स्ट एड किट्स ब्लैंकेट्स एंड ट्रेनिंग फॉर। मतलब उनके पास फर्स्ट एड किट भी मौजूद थी, लेकिन वो आपने देखा होगा कि वो फर्स्ट एड किट में सिर्फ जो है प्लास्टर्स पड़े हुए थे, पिन्स पड़ी हुई थी, और जो है वो 2-3 आइटम्स पड़ी हुई थी बस, और इसके अलावा कुछ नहीं था। इनकी जो कंट्रोल मीजर्स उन्होंने वाकई प्रोवाइड किए हुए थे, लेकिन इनसफिशेंट थे। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि दे हैव फर्स्ट, ठीक है, दे डील द इमरजेंसी सिचुएशन इन प्रॉपर वे, ठीक है। दे हैव रिस्क असेसमेंट,
उनके पास रिस्क असेसमेंट भी थी लेकिन वो पुरानी थी। दे हैव सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द एक्सीडेंट, उनके पास एक्सीडेंट का रिकॉर्ड भी मौजूद था। उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी थी। ये आगे काफ़ी पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निबोश पूछ रहा है कि उनकी वीकनेस क्या थी, ये हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके अप्रोच कैसी थी। जाहिर सी बात है, मैं आपको जो पॉइंट्स बताने लगा हूँ अब उनको आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी। दे डिलीवर्ड इनसफिशिएंट फर्स्ट एड किट, मतलब जो फर्स्ट एड किट थी जो वो ले गए थे किसके लिए, एनएसओ के लिए, तो वो इनसफिशिएंट थी। उसमें 2-3 आइटम्स पड़ी हुई थी, ना उसमें ब्लेंडर्स थे, कुछ भी उसमें ट्वीज़र सीज़र कुछ भी मौजूद नहीं था, ना वो वहाँ पे डेटोल, मतलब होता है जो फर्स्ट एड किट जो है प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें सारी आइटम्स मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। दे डिड नॉट हैव अ प्लान टू डील विद एक्सट्रीम विंटर कंडीशन, उनके पास कोई प्लान नहीं था कि इतनी स्नो फॉलिंग हो रही है, ठीक है, तो इसके साथ कैसे निपटा जाए, ठीक है। मोबाइल साइन सिग्नल्स वीकनेस वाजियर, मतलब वहाँ पे जो मोबाइल सिग्नल्स इस्तेमाल हो रहे थे वो भी वीक थे, वो भी कभी कभी आवाज़ ठीक से नहीं आती थी, ठीक है। लैक ऑफ रिफ्रेशर ट्रेनिंग, वहाँ पे जो नई टीम आती है उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, इंडक्शन ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी होती है ना, ठीक है। इसके बाद देर वार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम बट फेल टू, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम भी मौजूद था लेकिन वो फेल हो गया था, ठीक है, तो मतलब वो भी प्रॉपर नहीं था। द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड टू हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट वाज मिनिमम एंड जेनरिक, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड किए गए थे हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट जो है ना, जब इनके साथ हादसा हुआ तो कंपनी ने हेल्थ एंड इनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए है वर्क प्लेस की जो है वो किसको हायर किया, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट को। तो उसको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए कि वो भी पुराने थे, ठीक है, कोई भी अपडेट डॉक्यूमेंट नहीं था। दे प्रोवाइड रिस्क असेसमेंट फॉर मैनेजिंग टू, जो 2017 में इनकी जो रिस्क असेसमेंट जो लास्ट टाइम कैरिड आउट, मतलब ये प्रॉपर नहीं थी। द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी वाज आल्सो ओल्ड एंड लास्ट रिव्यूड इन 2000, मतलब 2021 में इन्होंने लास्ट टाइम अपनी रिव्यू की, मतलब कि 2-3 साल उन्होंने रिव्यू ही नहीं की, इन्होंने सहमत ही नहीं की। अगला क्वेश्चन है एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव मॉनिटरिंग का आपको पता होता है कि जो हादसे से पहले जो कंपनी ने कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड किए होते हैं हादसे से बचने के लिए, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, वो एक्टिव मॉनिटरिंग होती है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग ये होती है कि हादसा हो जाता है, अब नेक्स्ट क्या प्रोसीजर करना चाहिए, सेफ्टी के क्या क्या वहाँ पे एडिशनल कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टिव लैगिंग मॉनिटरिंग मेजर्स, ये क्वेश्चन मैं तकरीबन 2-3 साल से बल्कि इससे भी ज़्यादा मुझे अरसा हो चुका है निबोश में, तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव प्रॉपर एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम टू ट्रैक, मतलब यहाँ पे रिएक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम, वो निबोश पूछ रहा है कौन से इनको करने चाहिए थे प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रॉपर एक्सीडेंट, मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए था। दे शुड हैव अ प्लान फॉर वर्क इन एक्सट्रीम विंटर कंडीशन, उनके पास एक प्लान होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए कि इतने ख़राब मौसम में कैसे काम किया जाए। दे शुड हैव प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट उनकी प्रॉपर होनी चाहिए थी, ठीक है। पॉलिसी शुड बी रिव्यू उनकी होनी चाहिए, पॉलिसी उनकी बहुत ही ख़राब थी, ठीक है। इनकरेज एम्प्लॉयज़ वर्क वर्क, आपको पता है वहाँ पे जो इनकरेज सिस्टम है वो भी नहीं था, मतलब इनकरेज नहीं किया जाता था एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, सिक्योरिटी वर्कर्स को, ठीक है। तो वहाँ पे इनकरेज वाला सिस्टम, वहाँ पे रेगुलर ऑडिट सिस्टम, वहाँ पे रेगुलर ऑडिट सिस्टम नहीं था। इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शंस कह सकते हैं वो भी मौजूद नहीं थे, ठीक है। और इसके अलावा सीरियस एक्सीडेंट जो है उनकी रूट काजेज़ जो है ना वो सिस्टम वहाँ पे मौजूद नहीं था। कंप्लीट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम वहाँ पे होना चाहिए था, वो भी नहीं था। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए थी, वो भी मौजूद नहीं थी। एचएससी मीटिंग्स वहाँ पे होनी चाहिए थी, वो भी मौजूद नहीं थी, ठीक है, जो मीटिंग्स डेली बेसिस पे होती हैं। टूल बॉक्स टॉक, वर्क परमिट भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। काफ़ी पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर आप ढूंढें तो। एक्टिव मॉनिटरिंग मेजर्स दैट ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब वहाँ पे एक्टिव मॉनिटरिंग मेजर्स क्या कौन से थे जो कंपनी ने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए थे। दे प्रोवाइड गवर्नमेंट लाइसेंस ट्रेनिंग, उन्होंने लाइसेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई थी। मतलब कौन, एक्टिव मॉनिटरिंग का ये मतलब होता है कंपनी ने ऑलरेडी कौन से कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड किए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट लाइसेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। दो एसओज थे, ठीक है, ठीक है। वो ट्रेंड थे एज अ फर्स्ट एडर थे कि दे प्रोवाइड आईडी कार्ड सिस्टम था, आपको मैं पता है ऊपर भी बता चुका हूँ, आईडी कार्ड सिस्टम था प्रॉपर। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम था प्रॉपर जो था। इसके बाद जो है वो एसओज थे, उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी था, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम था डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। एक्सीडेंट रिकॉर्ड उनके पास मौजूद था। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट थी जो 2017 में डन की गई। सेफ्टी पॉलिसी थी उनके पास, और इसके अलावा फर्स्ट एड किट भी आप बता सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अब टास्क 4 में वो कहते हैं कि जब हादसा हो जाता है तो वो कंपनी वो चेंज करना चाहते हैं टीम को, और वो कॉम्पिटेंट टीम लाना चाहते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी यहाँ पे मज़ीद इंप्रूव रहे। तो वो कहते हैं कि कॉम्पिटेंट टीम की जो है ना क्वालिटीज़ बताएं कि कॉम्पिटेंट टीम के क्या फ़ायदे होते हैं। कॉम्पिटेंट टीम मेंबर्स, जाहिर सी बात है, जो बंदा एक्सपीरियंसड हो, स्किल्ड हो, पढ़ा लिखा हो, उसको पता हो हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, ठीक है, जो जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि मोस्टली आप देखते हैं कि वहाँ पे जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उनको हायर किया जाता है, जो फ्रेशर होते हैं उनको साइड पे कर दिया जाता है,
ठीक है? क्योंकि मैं जो है ये सारी चीज़ें जो 4-5 साल से मुझे ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो मैं ये देखता हूँ अक्सर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? कॉम्पिटेंट टीम मेंबर्स कैन ब्रिंग एक्सपर्टाइज़ इन मैनेजमेंट, मतलब वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है? एक्सपर्टाइज़ कर सकते हैं मैनेजमेंट में, सिस्टम में। दे कैन डेवलप क्लियर स्ट्रैटेजी टू गेन गोल्स, मतलब वो उनके पास उनको पता होता है कि कैसे गोल्स, ये जो गोल्स अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, हिकमत अमली कैसी होनी चाहिए अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है? वो क्या कर दे कैन प्रोवाइड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड कर सकते हैं। दे आर स्किल्ड टू रिजॉल्व वर्क प्लेस इशूज़, रिस्क, हैज़र्ड एंड मच मोर। उनको पता होता है कि वर्क प्लेस के जो हैज़र्ड्स होते हैं, रिस्क होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है? इसके अलावा दे कैन ब्रिंग एक्यूरेट एचएसई पॉलिसी टू, वो एक्यूरेट जो पॉलिसी है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी इंप्रूव होगी, वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? उनको पता होता है, दे आर स्किल्ड टू आइडेंटिफाई वर्क प्लेस हिडन हैज़र्ड्स, उनके पास स्किल होते हैं वर्क प्लेस पे जो हैज़र्ड होते हैं हिडन, उनको कर देखने के लिए, ठीक है? वो सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। दे कैन एस्टैब्लिश सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, वो कर सकते हैं। तो इस तरह ये मतलब कि वो सेफ्टी की मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं और उसमें अपना जो है वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू फीडबैक शेयर कर सकते हैं, जिससे कंपनी की मज़ीद बेहतरी हो सकती है। चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या करता है जो है जो वो मतलब कौन सी चीज़ें चेंज होनी चाहिए जो करंट सिस्टम चल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का। एनी अल्टरनेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सच एंड रिसेंटली टेक ओवर एंड रिस्ट्रक्टिंग ऑफ द कंपनी। जाहिर सी बात है इस कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लेआउट है वो प्रॉपर नहीं है। विंटर के लिए काम करने का पता नहीं है क्या कैसा काम करना है इतने हैवी में, ठीक है? तो ये ज़रूर चेंज होना चाहिए। द चेंज इन डेली ऑपरेशन लाइक एक्सपेंशन ऑफ विंड फार्म फ्रॉम एडिशनल टर्बाइंस, यहाँ पे इतनी एडिशनल टर्बाइंस हैं, ठीक है? उनके जो डेली ऑपरेशंस होते हैं वो रिस्की होते हैं, इतने हैवी होते हैं, ठीक है? तो वो भी चेंज होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम इनका जो है वो ख़राब है, अगर वो इम्प्रूव्ड होता, अच्छा होता, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे हादसा ना होता, वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। इंस्टॉलिंग न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे ऑलरेडी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ थी वो पुरानी थी, ठीक है? वो अच्छी नहीं थी, और मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स हो गए, वीकनेस वगैरह थी, ठीक है? तो वो उनकी जगह कोई प्रॉपर जो है ना वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे मज़ीद सेफ्टी इंप्रूव हो जाए, ठीक है? और इसके अलावा जो है एनएसओ जो टीम है उनको एक्सपीरियंस नहीं था, तो उनमें भी चेंज होना चाहिए। प्रोवाइड इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। चेंज इन करंट सेफ्टी पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट वहाँ पे जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये देखें काफ़ी पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, ठीक है? आगे देखें कितने पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है? देयर वाज नो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये भी चेंज होना चाहिए सेफ्टी। इसके अलावा पॉलिसी भी रिव्यू होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टास्क 6, स्ट्रेंथ्स टू ऑडिट प्रोसेस, मतलब जब हादसा वहाँ पे हो गया था, तो ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे निपोश के जो ऑडिट प्रोसेस वहाँ पे चल रहा था, जाहिर सी बात है सेफ्टी कंसल्टेंट आया, उसने ऑडिट करना चाहा, उस ऑडिट को का जो प्रोसेस है उसको मैनेजमेंट ने किस तरह डील किया इफेक्टिवली, यहाँ पे निपोश पूछ रहा है। द दे अरेंज एक्सटर्नल ऑडिट टू मेक देयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मैनेजर्स हैं उन्हें मज़ीद इंप्रूवमेंट के लिए अपने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए ऑडिट सिस्टम अरेंज किया, ठीक है? इसके अलावा वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वालिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट हायर किया। ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड द रिव्यू ऑफ, मतलब उन्होंने ऑडिट प्रोसीजर में क्या किया, हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए कंसल्टेंट को, ठीक है? इसके अलावा जो डीएसओ है उन्होंने उनके साथ जो नया सेफ्टी कंसल्टेंट है उसके साथ इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर की, ठीक है? इसके अलावा कंसल्टेंट रिकॉग्नाइज द चैलेंज वर्किंग कंडीशन, उसके अलावा कंसल्टेंट जो है उसने उनको जो है वो मज़ीद इंप्रूवमेंट के लिए चेंजिंग्स प्रोवाइड की कि इतना एक्सट्रीम वेदर है वहाँ पे तो किस तरह काम करना चाहिए, ठीक है? जो डीएसओ है उन्होंने अपने इश्यूज़ बताए उसको कंसल्टेंट को कि वो इशू फेस कर रहे हैं। उन्होंने कई दफ़ा जो नए वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के बारे में मैनेजमेंट को मीटिंग्स में कहा, लेकिन वो उनकी बात पे तवज्जो नहीं दी गई, फोकस नहीं किया गया। डीएसओ आल्सो हाईलाइट द इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ, देखें मैंने लिखा हुआ है, द एमटी डिसीजन टू शेड्यूल एनुअल रिस्क असेसमेंट। इसके अलावा जो है वहाँ पे रिस्क असेसमेंट शेयर की गई, इसके अलावा फीडबैक शेयर किए गए। तो ये देखें आपको काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है? तो आगे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी। अब ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने बताना है इस कंपनी के मैनेजर को या ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को जो सिक्योर नेशनल है कि कौन से सेफ्टी की फाइनेंशियल इशूज हो सकते हैं अगर वहाँ पे ऐसा होता है। मतलब इसको फाइनेंशियली बताएं कि अगर अगर सेफ्टी को इम्प्रूव नहीं करते तो तुमको ये चीज़ें जो हैं फाइनेंशियली फेस करनी पड़ सकती हैं, तुम्हारी कंपनी का नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियली मतलब माली तौर पे कैसे हो सकता है। फाइनेंशियली ज़ाहिर सी बात है उसको आप बता सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट उसको पे करनी पड़ सकती है। सिक लीव, जब वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है जब उन वर्कर्स के साथ हादसा होता है जो एनएसओ टीम है उनको 6 हफ्ते के लिए जो है वो बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आप करें, ठीक है?
6 हफ़्ते की जो ज़ाहिर-सी बात है एक्सपेंसेस होंगे, जो खर्चात होंगे, जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होंगी, वो किसको पे करनी पड़ेंगी? जो ऑर्गेनाइज़ेशन का मैनेजर है, एमडी, ठीक है? उसको पे करनी पड़ेंगी। तो इतने ज़्यादा अखराजात अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़ आ सकती हैं, ह्यूज फाइन्स हो सकते हैं, लीगल नोटिसेज़ हो सकते हैं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस वो मैनेजर के खिलाफ, ठीक है? तो इस तरह के काफ़ी पॉइंट्स मिल सकते हैं। इंश्योर्ड कास्ट होती हैं, अनइंश्योर्ड कास्ट होती हैं, वहाँ पे मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स डैमेज होते हैं, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स ख़राब होंगे, ठीक है, गुडविल ख़राब होगी, वर्कर्स का टाइम वहाँ पे ज़ाया होगा, नया वर्कर्स हायर करेंगे और नए वर्कर्स के हायर करने पे भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो ठीक है, आपको मुझे लगता है इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी कि जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं। बाकी पेपर अटेम्प्टेशन के हवाले से आगे 8 नवंबर को पेपर आ रहा है, रिपोर्ट्स के हवाले से कोई भी मसला दरपेश हो, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, चाहे इंडिया से या पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप पे गाइडलाइंस ले सकते हैं, पेपर अटैम्प्ट भी करवा सकते हैं, गारंटी के साथ। हमारे जो रिसेंटली रिज़ल्ट आया था, उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 25 में से 21 हमारे पास हुए हैं, 4 स्टूडेंट्स हमारे रेफ़र हुए हैं। जो रेफ़र हुए हैं, उनकी भी IG2 रिपोर्ट्स पास हैं हमारी सारी, ठीक है? ओवरऑल हमारा 95% अच्छा रिज़ल्ट आया, ठीक है? तो मज़ीद अगर आप में से किसी को कोई भी मसला हो, आप बगैर कोई इशू मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है? कहीं पे भी आपको समझ नहीं आ रही हो, आप बेशक अपना पेपर खुद करें, खुद अगर आप पेपर करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले रहे हैं, तो इसके हवाले से आप बात कर सकते हैं। कोई भी मसला हो, परेशानी हो, आप सिक्योर होंगे, आपकी हर चीज़ सिक्योर होगी, कोई भी जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो समझ आ चुकी होगी। मज़ीद इंटरव्यू के हवाले से कोई समझ चीज़ें ना आएँ, निबोश के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, ये सेफ्टी के हवाले से ए टू ज़ेड जो भी आपको चीज़ें जो इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हो, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे राब्ता करके कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और मैं आपको ऐसा गाइड करूँगा कि यकीन करें आप बेशक गूगल पे जाएँ या किसी और बंदे के पास जाएँ, आपको ऐसी गाइडेंस कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो आपको पता है कंसल्टेशन के भी आजकल चार्जेस होते लेते हैं, लेकिन मैं विदाउट एनी किसी फ़ीस के आपको फ्री में कंसल्टेशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी मज़ीद कोई मसला हो, परेशानी हो, आप चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी तो उसमें मैं ऐसी सेफ्टी के हवाले से वीडियोज़ अपलोड किया करूँगा, ठीक है? कि जो आपको शायद 3-4 साल लग जाएँगे बाहर सीखने में। तो मैं वो वीडियो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे यूट्यूब वीडियो में शेयर किया करूँगा, ठीक है? तो इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। तो आई होप कि आप में से किसी को भी अगर कोई मसला पेश हो, तो मुझे ये निबोश के इंटरव्यू समझ ना आई हो, मुझसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए हो, तो मैं आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूँगा।